अम्मा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँगी। कल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर मैं उसमें फ़ेल हो गई तो फिर मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। मैं अम्मा से आधे घंटे से बात कर रही थी, लेकिन उनका तो दिल ही नहीं भर रहा था मुझसे बातें करने से। मेरे पास तो ज़रा वक़्त ही नहीं था, इसलिए मैंने अम्मा को झूठ बोल दिया कि मैंने पढ़ाई करनी है। मेरी दोस्तें मुझे कब से बुला रही थीं। हम सब ने पार्टी पे जाने का प्लान बनाया था। मैं हॉस्टल में रहती थी, इसलिए मेरे घर वालों को मेरी किसी सरगर्मी के बारे में इत्तला नहीं मिलती थी। मैं जो भी झूठ उनसे बोल देती उन्हें वो मानना पड़ता। मेरे माँ-बाप को मुझ पे बहुत एतमाद था। उसी एतमाद पे तो मैं इतनी दूर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार रही थी। हमारा घर गाँव में था, जबकि मैं शहर हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रह रही थी और साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही थी। हमारा घर दूर था, इसीलिए रोज़ाना आना-जाना नहीं किया जा सकता था। मेरे माँ-बाप ने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ। मुझे हॉस्टल में रहते हुए पूरे 3 साल गुज़र चुके थे। मैं यहाँ पे बीएस कर रही थी और अब मेरा आखिरी साल चल रहा था। बेटा, तुमसे बात होती है तो मेरा दिल कुछ हल्का हो जाता है। जिस दिन तुमसे बात न करूं तो मेरा पूरा दिन ही बेकार जाता है। ना जाने क्या हो जाता है मुझे। अच्छा ये बताओ, खा तो ठीक से रही हो ना तुम वहां पर? अम्मा बातों में से बातें निकालने लगी। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक आ रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कल बहुत अहम टेस्ट है। खुदा के लिए मुझे पढ़ने दें। मैं अब थोड़ा संजीदा होके कहने लगी तो अम्मा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं, लेकिन फिर आखिरी लफ्ज़ अल्लाह हाफ़िज़ कह के वो कॉल काट गईं। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी। मैं अम्मा को ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। हमारे गाँव में इस तरह का माहौल नहीं था, ना ही इस चीज़ को अच्छा समझा जाता था। लेकिन जब से मैं शहर आई थी तो मेरी सोच के साथ-साथ मेरी रूटीन भी बदल गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ खुल के गुजार रही थी। जब भी हमारा दिल करता हम सारी दोस्तें हॉस्टल से बाहर निकल आती और एंजॉय करके ही हॉस्टल जाती। यहाँ बड़ा खुला डुला माहौल था। मुझे पैसों की कमी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बा हर महीने मुझे एक माकूल रकम ट्रांसफ़र कर देते थे। सायरा, जल्दी से उठो यार, तुम्हारी वजह से हम कितना लेट हो गए हैं। वजदान कब से कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा है। वो गाड़ी लेके बाहर खड़ा है। सानिया ने ये कहा तो मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ब्लश किया जा रहा है सानिया, वो अब मुझे छेड़ रही थी, क्योंकि वो मेरे और वजदान के ताल्लुक के बारे में जानती थी। पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बात पसंद करने से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, क्योंकि हम शादी के बारे में सोच रहे थे। थोड़ी ही देर में सानिया, मैं और नबिया हॉस्टल से बाहर निकल आए। वार्डन से हमारी बहुत बनी हुई थी, इसलिए हमें हॉस्टल से बाहर निकलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। थोड़ी ही देर में हम जाके गाड़ी में बैठ गए। मैं वजदान के साथ पैसेंजर सीट पे बैठी थी, जबकि नबिया और सानिया दोनों बैक सीट्स पे बैठी थी। गाड़ी तेज़ी से सड़क पे दौड़ती जा रही थी। हमने आज एक रेस्टोरेंट में डिनर के सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे, क्योंकि आज नबीहा की सालगिरह थी और हम उसकी सालगिरह की पार्टी रेस्टोरेंट में करने के लिए आए हुए थे। सारे इंतज़ामात वजदान ने पहले ही किए थे। रात के 12 बजे ही केक कट किया गया। आज की पार्टी में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वजदान ने ही हमें हमारे हॉस्टल ड्रॉप किया। आज तो हम सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए जाते साथ ही चेंज वगैरह करके सो गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठी। सानी और नबीहा दोनों घोड़े बेच के सो रही थी। अरे यार उठो, 8 बज गए हैं। कॉलेज लगने में सिर्फ आधा घंटा पड़ा है और अभी हमें तैयार भी होना है। मैंने ये कहा तो उन दोनों ने मेरी एक भी बात न सुनी और लेटी रहीं। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं है, बस छुट्टी कर लेते हैं। नबीहा ने बोझल लहजे में कहा तो मेरे होश उड़ गए। नबीहा, कल भी हमने छुट्टी की थी और आज कर भी लें छुट्टी तो फिर टीचर नाराज़ होंगी। जल्दी से उठो, मैं बार बार उठने का कह रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी और लेटी रहीं। वो आज भी छुट्टी करने के पक्के इरादे कर चुकी थी। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसीलिए जाना चाह रही थी क्योंकि हमने कल छुट्टी की थी। अरे यार सायरा, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज छुट्टी कर लेते हैं। सानिया ने नींद के आगोश में मुझे बस इतना ही कहा। अब मैं बेचारी अकेली तो नहीं जा सकती थी। हम 3 दोस्तों का ग्रुप था और हम एक साथ ही आते जाते थे। मैंने भी अपने कॉलेज जाने का इरादा बदल दिया और अपने बिस्तर पे लेट गई। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक से वजदान की कॉल आने लगी। मैंने फ़ौरन से कॉल अटेंड किया और फ़ोन कान से लगा लिया। मेरी जान क्या कर रही थी? उससे कहा तो मेरे चेहरे पे लाली फैल गई। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा
ब्लश करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बात का जवाब दो। वजदान ने कहा तो मैं सुन होके हैरान रह गई। वजदान, आपको कैसे पता कि मैं ब्लश कर रही हूँ? मैंने कहा तो वो कहकहा लगा के हंसने लगा। अरे तुम सांस लेती हो तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है, और तुम इतनी बड़ी बात के बारे में मुझसे पूछ रही हो कि मुझे कैसे पता चला? अच्छा ये बताओ क्या कर रही हो? वह मुझसे पूछ रहा था, लेकिन मैंने इसका जवाब देने के बजाय उस पे ही सवाल कर दिया। तो मुझे ज़रा ये बताओ, तुम्हें ये किसने बताया कि मैं आज कॉलेज नहीं गई? क्योंकि ये तो मेरे कॉलेज का टाइम था। फिर तुमने इस वक्त कॉल क्यों की? मैंने ये कहा तो वो कहकहा लगा के हंसने लगा। यार, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने छुट्टी अपनी मर्जी से की है? उससे ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा। हाँ तो क्या? मैंने अपनी मर्जी से ही की है, तुमसे तो नहीं पूछा मैंने। मेरी बात सुन के उसने जो जवाब दिया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। सायरा मैडम, नबीहा और सानिया ने मेरे कहने पे ही छुट्टी की है। मैंने ही उन्हें फोर्स किया था ताकि तुम कॉलेज ना जा सको। मुझे पता है तुम तीनों साथ जाती हो, इसलिए अगर वो छुट्टी करती तो तुम भी छुट्टी करती। उससे कहा तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा तो मिस्टर, तुम्हारी वजह से मुझे आज कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी है। मैं तो समझ रही थी कि शायद नबीहा और सानिया नींद की वजह से ही छुट्टी का कह रही हैं। अच्छा सायरा, मेरी बात सुनो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उसे कहा तो मेरे चेहरे पे आई मुस्कान हंसी में बदल गई। आपने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? मुझे बताएं तो ज़रा। मैंने कहा तो वजदान ने मुझे बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। सायरा, अब मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि अपना सरप्राइज तुम्हें पहले ही बता दूं। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है और वक्त पे ही पता लगता है। बस मैं जो लोकेशन सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे आ जाना। डिनर भी हम दोनों साथ में ही करेंगे और तुम्हें सरप्राइज भी वहीं पे मिलेगा। वजदान ने ये कहा तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। वजदान वाकई मुझसे बहुत प्यार करता था और ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज तो मेरे लिए प्लान करता ही रहता था। अच्छा मेरी जान, मेरी एक बात सुनो। वजदान ने ये कहा तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। जी, क्या बात है? मैं सुन रही हूँ। मैंने ये कहा तो मुझे कहने लगा, तुम नबीहा और सानिया को अपने साथ लेके ना आना। उसे कहा तो मुझे हैरत हुई, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। मुझे यकीन था कि वो इसलिए ही उन्हें साथ लाने से मना कर रहा है ताकि हम दोनों को कुछ वक्त साथ गुजारने का मिल जाए। हमने अभी शादी के बारे में भी तो प्लान करना था। मैंने वजदान से डन कर दिया और शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम हुई तो मैं तैयारियों में लग गई। नबीहा और सानिया को मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो दोनों मुझे तैयार होता देख के हैरान हो रही थी। अचानक से नबीहा ने सवाल भी कर दिया। सायरा, आज बड़ी धज से तैयार हो रही हो, कहीं जा रही हो क्या? उससे सवाल किया तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसका लहजा ही ऐसा था कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकी थी। नबीहा वजदान की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि उसने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए ही तैयार हो रही हूँ। शाम का डिनर भी मैं उसी के साथ ही करूँगी। मैंने ये कहा तो नबीहा कहकहा लगा के हंसने लगी। अच्छा तो हमसे छुपाया हुआ था अपना प्लान? सानिया, इधर आओ, मेरी बात सुनो। सायरा हमसे बातें छुपाने लगी है। पूरा दिन इसने हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सानिया भी वहाँ पे आ चुकी थी। अब नबीहा उसे सारी बातें बता रही थी। यार, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम लोग मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि वजदान ने कहा था कि मैं तुम दोनों को साथ लाए बगैर ही वहाँ पे आऊँ। वो मुझे अकेले बुला रहा है, इसीलिए ही मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अगर मैं तुम लोगों को बता देती तो फिर तुम दोनों साथ जाने की ज़िद करती, और वजदान ने मुझे तुम लोगों के साथ लाने से सख्ती से मना किया है। मैंने कहा तो और भी गुस्सा होने लगी। अच्छा, तो वजदान अब इतना बदल गया है? पहले तो हर बात हमसे पूछ के करता था और सारे प्लान्स हमें भी बताता था। मैं पूछती हूँ उस वजदान के बच्चे से। नबीहा ने फ़ौरन से वजदान को कॉल मिलाना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से उसने कॉल न उठाई तो वो खामोश हो गई। हमारे प्लान के मुताबिक ठीक 7 बजे वजदान ने मुझे मिस्ड कॉल की तो मैं फ़ौरन से हॉस्टल से बाहर निकल आई। मैंने वार्डन को पैसे दिए थे, इसीलिए ही उसने मुझे बआसानी बाहर आने दिया। वार्डन से हमारी अच्छी खासी बनी हुई थी। हम अक्सर औकात उसे ऐसे ही पैसे दे देते तो वो हमारी सारी बातें मान लेती। मैं बाहर आई तो वजदान गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसने भी अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। मैं जैसे ही जाके गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी तेज़ दौड़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी वजदान ने पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी और मुझे एक फ्लैट में ले गया। मैं उस फ्लैट में पहली बार आई थी। फ्लैट में आके मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ वजदान और मेरे सिवा कोई भी नहीं था।
हर तरफ डेकोरेशन की हुई थी। वजदान, ये किसका फ्लैट है? यहाँ हम पहले तो कभी नहीं आए। आखिर ये किसका फ्लैट है? मैंने कहा तो वो कहने लगा कि उसके दोस्त का फ्लैट है। वो दोस्त दूसरे मुल्क रहता है, इसलिए ही उसने अपने दोस्त से परमिशन लेके यहाँ पे ही अरेंजमेंट्स किए हैं। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। सबसे पहले तो वजदान और मैंने डिनर किया। आज तो डिनर में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया था। मैंने तो पहले से भी ज़्यादा पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था खाने पर से हाथ हटाने का। मुझे अपना वजूद भारी भारी सा महसूस होने लगा। आंखों के सामने साया बनने लगा और फिर ना जाने कब मेरी आंख बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं फ्लैट के मास्टर बेडरूम में लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही उठ के देखा तो वजदान सोफे पे बैठा मुझे ही घूर रहा था। वजदान, मुझे क्या हो गया था और मैं यहाँ पे कैसे पहुंची? मैं हैरत के साथ उससे पूछ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस हो रहा था। सर में भी हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। मेरी जान, कुछ नहीं, खाना खा के तुम्हें नींद आ गई, इसीलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ लिटा दिया। बड़े आराम से कह रहा था, लेकिन मैंने घड़ी पे वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वजदान, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे हॉस्टल जाना था, कल भी हमने छुट्टी की थी। अगर आज छुट्टी कर दी तो कॉलेज वाले मुझे निकाल फेंकेंगे। मैंने तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। मैंने ये कहा तो वजदान के चेहरे के तासुरात ज़रा भी तब्दील ना हुए। अभी भी उसके चेहरे पे वो ही मुस्कुराहट थी जो पहले थी। सायरा, मेरी जान, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने नबीहा और सानिया को सारी बात समझा दी है, वो सब संभाल लेंगी। वजदान ने ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस वक्त तो नबीहा और सानिया वजदान से नाराज़ हो रही थी। ना जाने अब उसकी बात कैसे मान ली। मुझे अभी भी परेशानी हो रही थी, लेकिन वजदान मुझे बार बार यही कह रहा था कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नबीहा और सानिया सब संभाल लेंगी। यार, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। मैं अम्मा अब्बा से यही कहती हूँ कि यहाँ मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं तो कितने दिनों से कॉलेज से ही छुट्टी कर रही हूँ। ना जाने मेरा क्या होगा। पेपर सर पे हैं। मैंने कहा तो वजदान सोफे से उठ के बेड पे मेरे बिल्कुल करीब आके बैठ गया। मुझे आज बड़ा अजीब लग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो इतना करीब आके बिल्कुल मेरे साथ बैठा था। सायरा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। वजदान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा तो मेरे अंदर तक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वजदान ने मेरा हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया और मेरे और करीब आ गया। मुझे कुछ कुछ होने लगा। वजदान, ऐसा ना करो, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ाया और उससे थोड़ा दूर हो गई। सारा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? अब मुझसे सवाल करने लगा जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे तुम पे एतबार है, लेकिन मैंने इतना कहा और खामोश हो गई। लेकिन लेकिन का क्या मतलब है? जहाँ लेकिन आ जाता है तो फिर वहाँ एतबार नहीं होता। वजदान अब मुझे समझा रहा था। मुझे भी उसकी बात समझ आ रही थी। वो सच ही कह रहा था, जहाँ लेकिन आ जाता है वहाँ प्यार नहीं होता, और वहाँ एतबार तो बिल्कुल भी नहीं होता। और वजदान पर तो मैं खुद से भी ज़्यादा एतबार करती थी। हमारा रिश्ता पूरे 1.5 साल से था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वजदान, मैं कहती हूँ हम जल्द से जल्द शादी कर लें, फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा तो उसके चेहरे पे परेशानी आ गई। शादी भी कर लेंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? वो आगे बढ़ा और फिर से मेरा हाथ थामा। वो शादी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था। मुझे हैरत तो होती थी, लेकिन मैं अब उससे और सवाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कोई और सवाल करना शुरू कर देती तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाता। उसकी नाराज़गी में मैं बिल्कुल नहीं झेल सकती थी। सायरा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो उस वक़्त को एंजॉय किया करो, ना कि फ़ज़ूल की टेंशन में पड़ा करो। वो मेरी आंखों में घूरते हुए मुझे समझा रहा था। मुझे तो उसकी आंखों में देखा ही नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में मुझे अजीब सी बेचैनी नज़र आ रही थी। फिर ना चाहते हुए भी मुझे वो करना पड़ा जिसके लिए वजदान ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं जानती थी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुझसे कंट्रोल ना हो सका। आज पहली बार मेरा किसी के साथ ये ताल्लुक़ बना था, वो भी उस लड़के से जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि ये भी ना समझ पाई कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आज पूरा दिन मैं वजदान के साथ उसके फ्लैट पे रही, लेकिन शाम में वजदान ने मुझे फिर से हॉस्टल में छोड़ दिया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं जाते साथ ही सो गई। नबीहा और सानिया मुझसे बहुत सवालात करती रहीं, लेकिन मैंने उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब न दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। इस वाक़े को पूरा 1 महीना हो गया।
उस पूरे 1 महीने में मैं वजदान से कई बार मिली। अब तो हमारा ताल्लुक और भी मजबूत होने लगा। मुझे खौफ तो था कि मैं बगैर शादी के ही सब कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो पाता था। वजदान की मुझे आदत होने लगी थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे निकाह करेगा, फिर सारा मामला सेट हो जाएगा। मैंने कॉलेज आना भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सी तब्दीलियाँ मुझे महसूस होने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे सुबह से उल्टियाँ आ रही थीं। सायरा, मैं तो कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। नबीहा मुझे कब से डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं ही थी जो उसे मना किया जा रही थी, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर ने यही कहना है कि मुझे बुखार है और वो मुझे इंजेक्शन लगाएगा। नबीहा यार, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मैंने ये कहा तो वो मुझे डांटने लगी। सायरा, तुम अब बच्ची नहीं रही। इंजेक्शन तो तुम्हें लगाना पड़ेगा ना, वरना तुम ठीक नहीं होगी। शुक्र है आज इतवार का दिन था, वरना आज तुम्हारे कॉलेज से भी छुट्टी हो जानी थी। पहले भी तुम बहुत सारी छुट्टियां कर चुकी हो। अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। बल्कि मैं नहीं, सानिया भी, हम दोनों के साथ चलेंगे। वजदान से कह देंगे कि वो हमें ड्रॉप कराएगा। नबीहा मुझ पर ज़बरदस्ती कर रही थी, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। नाश्ता वगैरह करके हम तीनों तैयार हो गईं, लेकिन वजदान हमारी कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने अपने मोबाइल से भी कॉल करने की कोशिश की, मगर फिर भी वजदान ने कॉल अटेंड नहीं की। उसका मोबाइल बिजी जा रहा था। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की थी, वरना तो मेरी एक बेल पे ही वो कॉल रिसीव कर लेता। सानी और नबीहा ने भी अपने फ़ोन से ट्राई किया था, लेकिन वहाँ भी बिज़ी आ रहा था। इसीलिए हम तीनों दोस्त रिक्शा करके ही हस्पताल गईं। अस्पताल में मरीज़ों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, इसीलिए हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर पहुँच गई। डॉक्टर मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे डॉक्टर की नज़रों में अजीब सा सवाल नज़र आ रहा था। उसने मुझे लिख दिया कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, इसीलिए मैं अस्पताल के अल्ट्रासाउंड रूम में पहुंच गई। जब अल्ट्रासाउंड हो गया तो मैं वो रिपोर्ट लेके फिर से डॉक्टर के पास आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं वो रिपोर्ट दोबारा आके चेक करवाऊं। मुझे हैरत तो हो रही थी कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा करने को क्यों कहा, लेकिन फिर भी डॉक्टर के कहने पे मुझे ये सब करवाना पड़ा। जब रिपोर्ट लेके मैं कमरे में गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे सर पे आसमान ही टूट पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं हामला हूँ। ये खबर मुझ पे क़यामत की तरह गिरी, लेकिन मैंने डॉक्टर के सामने ये बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं किया था कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। मिस सायरा, क्या आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं आए? अगर वो आ जाते तो मैंने ज़रूरी हिदायत दे देता। डॉक्टर ने कहा तो मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं था। अगर मैं डॉक्टर को बता देती कि मैं शादी ही नहीं की, तो फिर मेरे किरदार पे आँच आनी थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बेशक डॉक्टर मुझे जानता नहीं था, मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पहचान और ज़िल्लत नहीं बढ़ाना चाहती थी। डॉक्टर साहब, आज उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। मेरी कज़न बाहर बैठी हैं, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। मैंने डॉक्टर को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया और डॉक्टर की तमाम हिदायत को बड़े गौर से सुन के बाहर आ गई। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मेरी तो आंखों में आंसू आने लगे। अब मुझसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने नबीहा और सानिया को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं उन दोनों को अपने गुनाह का गवाह नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये सच छुपाए नहीं छुपना। मैंने सानिया और नबीहा से तो यही झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि जाते साथ ही मैं वजदान को इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। शायद वही मेरी कुछ मदद कर सके, क्योंकि ये औलाद थी भी तो उसी की। मेरा दिल कांप रहा था, रूह तो जैसे छलनी हो गई। मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। मेरे घर वाले बिल्कुल भी ये सब नहीं जानते थे। वो तो यही समझ रहे थे कि मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर गई हूँ, और हॉस्टल में भी मुझे उन्होंने इसीलिए रहने की इजाज़त दी थी, ताकि मेरी पढ़ाई में कोई हरज ना आए। जैसे ही मैं हॉस्टल आई तो मैंने फ़ौरन से वजदान को कॉल मिला दी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब फ़ौरन से उसने मेरी कॉल अटेंड कर ली। वजदान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे ही कॉल अटेंड हुई, मैंने कहा। वजदान भी ये सुन के परेशान हो गया। मेरी जान, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी मिनटों में दूर कर दूंगा। वजदान मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो समझ रहा था कि कोई मामूली बात है। वजदान, बहुत बड़ा मसला हो गया है। मैं अभी भी मुद्दे पे नहीं आई थी, क्योंकि मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था।
आखिर मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती थी? लेकिन जो सच था वो मुझे बताना ही था। हाँ मेरी जान, मुझे बताओ क्या मसला है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब भी कोई मसला तुम्हारे पास आएगा तो सबसे पहले मैं ही हल करूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वजदान अभी भी मुझसे पूछ रहा था। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे कि आखिर मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को बयान करूं। मगर फिर मैंने हिम्मत करके वजदान को वो सारा सच बता दिया। वजदान में हामला हो गई हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने जैसे ही ये कहा तो मोबाइल की दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। उसका कोई भी जवाब मेरी तरफ ना आया। वजदान, मेरी बात तुम सुन रहे हो ना? वजदान कितनी देर कुछ ना बोला तो मैं परेशान होने लगी, इसलिए दोबारा से उससे सवाल करने लग गई, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। और फिर अचानक से कॉल कट गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अभी तक नबीहा और सानिया से भी मैंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। काफ़ी दिन हो गए थे मगर वजदान से अभी तक मेरा कोई राब्ता नहीं हो पाया था। मैं तो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होकर रह गई थी। उससे अब ये इतना बड़ा सच छुपाए नहीं छुप रहा था। मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। लेकिन एक दिन मैंने तंग आके नबीहा और सानिया को सारा सच बता दिया। वो दोनों हैरत से मुझे देख रही थी। मुझे तो उनसे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सायरा, तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी हमें बताए बगैर। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। नबीहा अब मुझे ये कह रही थी। मुझे वाकई उसकी बातें समझ आने लगी थी। वो सच कह रही थी। मुझे पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था। शायद मैं इस काम से रुक जाती, लेकिन उस वक्त तो मैंने सोचा कि शायद वजदान मेरा मसला हल कर देगा, मगर वो तो मुझसे बिल्कुल ला ताल्लुक हो गया था। अब तो सबसे बड़ा मसला ये था कि वजदान मेरी कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पहले तो वजदान ने मुझसे वादे कर रखे थे कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब तो वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। नबीहा और सानिया ने भी कई बार ट्राई किया, लेकिन उसने उनका भी नंबर ना उठाया। हम तो वजदान के घर के बारे में भी नहीं जानते थे। वो हमें हॉस्टल तक ही आके मिल लेता था या फिर हमें हॉस्टल ड्रॉप कर देता। एक दो दफ़ा वो मुझे फ्लैट पे ले गया, वो भी उसके किसी दोस्त का था, उसका अपना नहीं। मुझे उसके घर का कोई ठिकाना भी मालूम नहीं था। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि 1.5 साल के अरसे में मैंने उससे उसके बारे में ज़्यादा तफसीलात ली ही नहीं थी। उस 1.5 साल में उसने मुझे इतना खुद पे भरोसा दिलवाया कि मैं खुद को भी भूल गई और उसे खुद से भी ज़्यादा चाहने लगी। कभी उस पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं तो कॉलेज से भी 2 दिन से छुट्टियां कर रही थी। सायरा, मेरी बात सुनो। तो मुझे फ्लैट का एड्रेस बताओ, हम वहाँ चलते हैं। शायद वजदान हमें वहीं मिल ले। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम सब मिलके ही इस मसले को हल करेंगे। वजदान को तुमसे निकाह करना होगा। सानिया मुझे समझा रही थी। उसकी बात में दम तो था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और तैयार होके हम तीनों दोस्तें हॉस्टल से निकल पड़ी। हम रिक्शे पे गए थे क्योंकि वजदान तो हमारी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था, वरना तो हमेशा वही हमें पिक एंड ड्रॉप करता था। उस फ्लैट पे जाके हमें एक ऐसी खबर मालूम हुई जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। वो फ्लैट रेंट पे था। वो किसी का पर्सनल फ्लैट नहीं था। शायद वो फ्लैट उस वक्त भी वजदान ने रेंट पे ही लिया था। और जब सारी बात समझ आने लगी, उसने मुझे धोखा दिया था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो वजदान पे अंधा एतमाद करती थी, लेकिन अब मुझे वजदान से धोखा मिल चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा पेट बढ़ता चला जा रहा था। अम्मा की भी रोज़ कॉल आती थी। मैं तो अब मिलने के लिए घर भी नहीं जाती थी। हर वक्त यही कह देती कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं। अम्मा और अब्बा बहुत परेशान होते, लेकिन मैं उन्हें सच नहीं बताना चाहती थी। अगर मैंने सच बता देती तो शायद अब्बा मुझे जान से ही मार देते, और इस हालत में मैं घर भी नहीं जा सकती थी। आखिर घर जाके मैं उन्हें क्या मुंह दिखाती? मैंने कई दफ़ा इस बोझ को ख़त्म करना चाहा, लेकिन सानिया ने ही आज तक मुझे रोक रखा था। वो कहती थी कि अगर मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे दूसरा गुनाह करने की ज़रूरत नहीं। मुझे एक वजूद का कत्ल नहीं करना चाहिए। इसीलिए ही मैं आज तक रुकी हुई थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 9 महीने हो चुके थे। मेरी डिलीवरी का महीना भी आ गया। अम्मा की कॉल भी मैं आजकल बहुत कम ही उठाती थी, क्योंकि मुझसे बार बार अम्मा से झूठ नहीं बोला जाता था। वो हर वक्त मेरी तबीयत के बारे में पूछती थी और उनका सबसे पहला सवाल यही होता था कि आखिर मैं इतने अरसे बाद भी मिलने क्यों नहीं आती। मेरा सेमेस्टर मुकम्मल होने वाला था। ये शुक्र था कि मेरी डिलीवरी पढ़ाई के ख़त्म होने से पहले ही होनी थी।
मैं सोच चुकी थी कि मैं उस नाजायज़ बच्चे को यहीं पर ही छोड़ के घर के लिए निकल जाऊँगी, ताकि मेरे माँ-बाप को वो सच मालूम ना हो सके, जिसे सुन के शायद वो मर ही जाते। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो नबीहा और सानिया मुझे हस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने कहा कि आज ही डिलीवरी होगी। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। जैसे ही डॉक्टर ने बच्चा मेरी गोद में दिया तो मेरी आँखों से ज़ारों कतार आँसू बहने लगे। मुझे उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। उसकी मासूम आँखें और चेहरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। उसके माथे पे एक काला निशान भी था। मैंने बस थोड़ा बहुत ही उसे देखा था कि उसे खुद से दूर कर दिया। मुझे खुद से घिन महसूस होती थी। कभी-कभी तो मुझे खुद पे इतना गुस्सा आता और दिल करता कि मैं ज़मीन में ही गड़ जाऊं, लेकिन फिर मुझे हालात का सामना करना था। इसीलिए ही मैंने हिम्मत जोड़ के उस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं अस्पताल से वापसी पे ही बच्चे को फेंक आई थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरी तबीयत कुछ संभल चुकी थी और मेरा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया था। एक ही हफ्ते में मैं घर के लिए रवाना हो गई। अब मेरा चक्कर यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगना था। मैंने सानिया और नबीहा दोनों का ही शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने ये साबित किया कि वाकई वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्तें थीं। मैं घर आ गई। अम्मा और अब्बा मुझे अचानक से घर देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरी उनसे बहुत कम बातचीत हो रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक से अम्मा ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सायरा, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख चुके हैं। उन्होंने कहा है मैं तुमसे बात कर लूँ, तुम्हारी रजामंदी से ही वो तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं। लोग अच्छे हैं और तुम्हारे अब्बा के जानने वाले भी हैं। लड़का इकलौता है और अच्छा कमाता भी है। बेटा, तुम्हारी इसमें क्या मर्जी है? अम्मा मुझसे मेरी मर्जी पूछ रही थी। मैं उन्हें क्या ही बताती कि मुझसे क्या कांड हो गया है। अगर मैं सच बता देती तो शायद मेरी माँ जीते जी ही मर जाती, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अम्मा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने बस इतना ही कहा और मोबाइल में मसरूफ़ हो गई, ताकि अम्मा मुझसे ज़्यादा बातें ना कर सकें। अरे बेटा, अभी का क्या मतलब होता है? अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर थोड़े दिन और घर बैठी रही तो फिर रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ रिश्ता अच्छा है। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। अम्मा ये कह के वहाँ से उठ के चली गई। पहले तो वो यही कह रही थी कि रजामंदी मेरी होगी, लेकिन वो तो अब अपना ही हुक्म सुना के जा चुकी थी। दिन तो जैसे शामों में बदलते जा रहे थे और शाम अगले दिन में बदल रही थी। मैं घुट घुट के जी रही थी। कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता था। वजदान का मुझसे अभी कोई भी राब्ता नहीं हो पाया था, और मेरा बच्चा जिसे मैं कूड़े में फेंक आई थी, ना जाने किस हाल में होगा, जिंदा भी होगा कि नहीं। इस तरह के ख्यालात मेरे जहन में आते रहते। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। मुझे ख्वाब में वही बच्चा दिखाई देता था। ना जाने अब उसका क्या हाल होगा। कभी कभी तो मुझे अपने किए पे पछतावा होता, तो कभी मैं ये सोच के खामोश हो जाती कि ये मेरी मजबूरी थी। मैं नहीं जानती थी कि वजदान मुझे धोखा दे रहा है। मैं तो समझ रही थी कि वजदान मुझसे शादी करेगा, लेकिन उससे तो बच्चे का जिक्र सुनते ही सारा ताल्लुक तोड़ लिया। अब मुझे समझ आ गई कि मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़कियों का ऐसा ही हाल होता है। अम्मा ने तो रट लगा ली थी। वो रोज़ ही मुझसे रिश्ते की बात करती और मैं उन्हें टाल देती। मैं तो उन्हें साफ साफ इनकार ही नहीं कर पाती थी। आखिर मैं उन्हें किस जवाब से इनकार करती? मेरी पढ़ाई भी तो मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे साथ की लड़कियां दो दो बच्चों की माएँ थीं, लेकिन मैं अभी तक कंवारी थी। एक बच्चे की माँ तो मैं भी थी, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं थी, और इस बच्चे का राज मैंने आज तक किसी के सामने आया नहीं किया था, क्योंकि वो मेरा जायज़ बच्चा नहीं बल्कि मेरा गुनाह था। एक दिन अचानक से अब्बा कमरे में आए। उन्होंने भी वही रिश्ते की बात मेरे सामने कर दी, तो मैं उनके सामने इनकार न कर सकी और यही कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने जानने वालों में कर दिया। जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था उसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुन रखी थी। कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता कि अगर उस लड़के को मेरे माजी के बारे में पता चल गया तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैं अपने माँ बाप के घर से रुखसत होके अपने शौहर अहमद के घर आ गई। मेरा माजी मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आते रहते, जिनसे मैं खुद भी नहीं लड़ पाती थी। मैं अपने अल्लाह से सच्ची तौबा कर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। हमेशा ही मुझे यही खौफ रहता कि मेरा सच सामने ज़रूर आएगा। मैं दुल्हन बनी अहमद के कमरे में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और अहमद अंदर आते दिखाई दिए। अहमद को अंदर आता देख के तो मैंने अपनी झुकी हुई नज़रें मज़ीद झुका लीं। मेरे अंदर तो खौफ भर चुका था।
मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि अहमद अगर मेरी आंखों में देखेगा तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अहमद मेरे बिल्कुल साथ बैठ चुका था और मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था। वो तो मुझसे अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के वादे ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे, लेकिन मेरी ज़ुबान पे ताला लगा हुआ था। मैं खामोशी से अहमद की बातें सुन रही थी। उसे अनकंफर्टेबल मैं खामोशी से अहमद की बातें सुन रही थी। सायरा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे अनकंफर्टेबल हो रही हो क्या? मेरी ये हालत देखी तो अहमद मुझसे सवाल करने लगा। मैं उसे कैसे समझाती कि मैं उससे नहीं बल्कि अपने माजी से अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। नहीं नहीं अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने धीमे से लहजे में ये कहा और नज़रें झुका ली। वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा तो दिमाग कहीं और ही था। अहमद की बातों से तो मुझे यही लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन अब मेरी ये दुआ थी कि वो मेरी सारी ज़िंदगी के लिए ही अच्छे साबित हों। वक्त जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। अहमद से मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। अहमद मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो मुझे काम को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। कभी-कभी तो ये सोच के इतनी खुद से नफ़रत महसूस होती कि अहमद मुझसे कितने मुख़लिस हैं और मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं इतना करती थी कि मैं अहमद का बहुत ख़याल रखती थी और उनके घर को जन्नत बना के पूरी-पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि मैं अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि एक न एक दिन मेरा गुनाह मेरे सामने आ खड़ा होगा। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अहमद मुझे डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने जो बात कही वो सुन के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने मुझे बताया मैं पेट से हूँ। अहमद तो ये खबर सुन के खुशी से झूम रहे थे, लेकिन ये खबर मुझ पे क़यामत बन के टूटी थी, क्योंकि ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा हो रहा था। मुझे अब वो सारा वाक़या याद आने लगा, जब मैं पहली बार हामला हुई थी और वजदान ने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया। मेरे अंदर तो खौफ़ भर गया, मेरे हाथ खौफ़ से काँप रहे थे। अहमद हैरत से मुझे देख रहे थे। सायरा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? वह मुझसे सवाल कर रहे थे। आखिर मैंने क्या जवाब देती? मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके इतना बोला कि नहीं अहमद, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बस मेरी तबीयत ही ख़राब है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो भी परेशान थे कि आखिर मैं इतनी खुशी की खबर पे ऐसे मुंह क्यों बना गई हूँ। मेरी शक्ल से परेशानी वाज़े दिखाई दे रही थी। मैं तो छुपा ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर से वापसी पे अहमद ने मिठाई का डिब्बा भी लिया था। एक डिब्बा तो उन्होंने घर के लिए लिया था, लेकिन एक डिब्बा वो अम्मा के घर दे आए। अम्मा ने जब ये खबर सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी घर आई थी। वो भी मुझे ताकीद करके गईं कि मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूं। जब से अहमद को मेरे हामला होने का पता लगा तो वो मुझसे और भी ज़्यादा मोहब्बत जताने लगे थे। वो तो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख़्याल रखने लगे। घर का वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे, बल्कि खाना वग़ैरह भी वो खुद ही बाज़ार से लेके आते थे। मेरी ज़िंदगी यहाँ ऐश से गुज़र रही थी, लेकिन एक सच्चाई थी, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो मैंने अपने घरवालों के साथ-साथ अहमद से भी छुपा रखी थी। वक़्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। 9 महीने गुज़रने में तो वक़्त ही नहीं लगा। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो वो मुझे हस्पताल ले गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डिलीवरी का वक़्त हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मुझे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। जब ये खबर मुझे बताई गई तो मेरे होश उड़ गए। मुझे अब वो सारा वाक़या याद आने लगा। मेरे ज़हन में मेरी आँखों के सामने उसी बच्चे की शक्ल घूम जाती, लेकिन मैं खुद को समझाती कि वो मेरी मजबूरी थी। जैसे ही वो दोनों बच्चे मेरी गोद में दिए गए तो मेरी आँखों से ज़ारों कतार आँसू निकलने लगे। मैं तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अहमद भी मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। वो तो अब हँसने लगे थे। सायरा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी इमोशनल हो। वो अब मुझ पे हँस रहे थे। उनके सामने तो मैंने धीमा सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो सच नहीं जानते थे जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। 2-3 दिन में डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया तो हम घर आ गए। जैसे ही हम घर आए तो अम्मा और अब्बा हमारे घर फ़ौरन ही आ गए। अम्मा ने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और उन्हें प्यार करने लगी। अम्मा मुझे ढेर सारी दुआएँ दे रही थीं। वक़्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। इस वाक़ये को अब पूरा 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। मैं दोनों बच्चों की देखभाल बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ साबित होना चाहती थी और माज़ी को भूलना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा वो खौफ़नाक माज़ी एक दिन मेरे सामने आके रहेगा। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और अब स्कूल भी जाने लगे थे। जब मैं बच्चों को घर से भेज देती तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता। मैं उनसे ज़रा भी दूर नहीं रह सकती थी। वक़्त का पता ही ना चला कि वो स्कूल जाने वाले बच्चे इतने जवान हो गए कि मुझे उनके रिश्तों की तलाश करनी पड़ी। अब वो वक़्त मुझ पे आ गया था, जो कुछ साल पहले मेरी माँ पे था। मेरी बेटी तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा बड़ी नज़र आने लगी और अब जवान भी हो चुकी थी। अब हम दोनों को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी।
ایک دن اچانک سے احمد نے مجھے ایک بہت ہی بڑی خوشی کی خبر دی۔ احمد نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست جو بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میری سعدیہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ احمد کے دوست کے گھر والے ہمارے گھر بھی کئی دفعہ آ چکے تھے اور سعدیہ سے مل بھی چکے تھے۔ انہیں سعدیہ بہت زیادہ پسند آئی تھی، اسی لیے وہ اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلد سے جلد نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم بھی انہیں انکار نہ کر سکے۔ جمعے کے دن کا نکاح طے کیا گیا۔ میں احمد کے ساتھ مل کے ساری شاپنگ مکمل کی۔ میرا بیٹا بھی اب اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر آ جا سکتی تھی اور شاپنگ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی تقریباً کی تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب میری بیٹی دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں تو جب بھی سعدیہ کو دیکھتی تو مجھے اپنے نکاح کا وقت یاد آتا۔ اتنے سال گزر چکے تھے لیکن مجھے ابھی بھی وہ لمحے نہیں بھولے تھے۔ مگر جیسے ہی نکاح کے لیے میں نے لڑکے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو ہمیشہ لڑکے کے ماں باپ ہی آ کے سارے معاملات طے کر گئے تھے۔ میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میں نے اسے دیکھا تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی بیٹا تھا جسے میں نے جنم دیا تھا اور ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تب ہوا جب میں نے اس کے ماتھے پہ وہی نشان دیکھا جو میرے اس بچے کے ماتھے پہ تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا لیکن اب میں یہ شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا، میری طبیعت خراب ہونے لگی تو احمد مجھے کمرے کے اندر لے آئے۔ سبھی مہمان باہر بیٹھے تھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں یہ نکاح کیسے رکوں۔ آج وہ سچ میرے سامنے آ کے ہی رہنا تھا۔ اگر میں وہ سچ نہ بولتی تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا اور اگر سچ بول دیتی تو پھر میری زندگی ہی اجڑ جانی تھی۔ لیکن مجبور ہو کے میں نے ساری سچائی احمد کو بتا دی۔ احمد تو بالکل خاموش ہو کے رہ گئے۔ نکاح رک چکا تھا لیکن اب ہمارے گھر کا ماحول ویسا نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے کی بھی میں نے مکمل تفصیل معلوم کروائی، وہ واقعی میرا بچہ تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروایا گیا۔ یہ بھی احمد نے میرے کہنے پہ ہی کروایا۔ بے شک انہیں مجھ سے ناراضگی تھی لیکن انہوں نے میرے کہنے پہ تصدیق کی تھی۔ ساری سچائی کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ اماں اور ابا تو مجھ سے نظریں ہی نہیں ملاتے تھے۔ میں تو ان کا بھرم توڑ چکی تھی۔ بے شک مجھے احمد نے اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا لیکن میری اہمیت احمد کی نظروں میں ویسی نہیں رہی تھی جیسے کہ پہلے تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی تھی۔ میں سچی توبہ کر چکی تھی۔ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا لیکن اب میں سچی توبہ کر چکی تھی۔ انسان کے گناہوں سے بڑھ کے اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے امید تھی کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ میری طرح کوئی بھی لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ بوجھ ہوتا ہے جو ساری زندگی ہی بندہ اپنے کندھوں سے نہیں ہٹا پاتا۔ آج بھی احمد مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے۔ آج تک بھی انہوں نے مجھے مجبوری میں ہی گھر رکھا ہوا ہے کیونکہ میں ان کے بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں اپنی اہمیت کھو چکی ہوں۔